नमस्कार दोस्तों। पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का ये जो क्लास है ये बहुत ख़ास क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो कोई भी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये पहला क्लास है। यहीं से आपके विभागीय परीक्षा की तैयारी की शुरुआत होती है, यहीं से आपके विभागीय परीक्षा के नींव रखा जाता है, यहीं से आपका जो लगाव है कि तैयारी कैसे करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से शुरुआत होती है। तो इस क्लास को ध्यान से आप पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और जो भी करना है मन लगा के करिए। यदि पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो बल्कि हो सके तो ना पढ़िए। यदि आप पढ़ेंगे तो जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। एक ही बार में प्रयास करिए कि आप अपने गोल को एक ही बार में भेद कर दिखाइए, जिससे हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगेगा। कल का आपको प्रमोशन होगा आपका, तो आपके घर वाले भी खुशी होंगे, माता पिता खुशी होंगे। इसीलिए मेरे भाई बहन, जो भी हमारे मित्रगण, जो भी हमारे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारी क्लास जो रेगुलर कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपका ये पीओजी गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो तीनों एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो पोस्टमैन मेल गार्ड का हो, या फिर चाहे आपका ये पीएएसए का हो। ये तीनों का सिलेबस एक ही है और ये बेसिक है। अगर यहाँ से नहीं बनेगा तो आपका अगला क्लास नहीं समझ में आएगा। ये चैप्टर ऐसा है, यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं बनेगा। इसको अच्छे से अगर क्लियर नहीं करेंगे, आपका फॉरेन पोस्ट, चाहे वो पीएएसए के लिए पीओजी गाइड पार्ट 2 हो, ये सब चीज़ें देखिए एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि इसमें हम लोग अंतर्देशीय डाक के बारे में जानेंगे, इनलैंड पोस्ट के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पीओजी गाइड पार्ट 1 यानी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 इसका शॉर्ट नेम है। वैसे इसका नाम पीओजी गाइड पार्ट 1 हम इसको शॉर्ट नेम अपने हिसाब से रखे हैं। बाकी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 ये पहला गाइड है आपका। तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है या पीओजी गाइड पार्ट 1 है, वो सबसे पहले चलिए आइए थोड़ा सा हम बेसिक सिलेबस इसका जो है मोटा मोटा उसको देख लेते हैं। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस नहीं क्लियर रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है, तो आप पढ़ते जा रहे हैं, वो चीज़ें दिमाग में उस हिसाब से बैठेंगी नहीं। आपको बात मानिए, विश्वास करिए, यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम ऐसा माइंडसेट आपके दिमाग में तैयार करेंगे कि मान लीजिए कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप खेल रहे हैं। मतलब कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के साथ खेलेंगे वहाँ एग्ज़ाम में जाकर। आपको ऐसा लगेगा कि हमको हर चीज़ पढ़ा हुआ है, अच्छे से कंठस्थ है। जब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसेगा, और आपके दिमाग में घुसेड़ना चीज़ों को हमारा काम है, बस आप उसको देखिए। एक चीज़ और है, यदि आप हमारा क्लास देख रहे हैं, क्लास को हमारे अटेंड किए हैं, तो आप अपना खुद का नोट्स तैयार करिए। खुद का नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा है। इसी तरह से आप भी तैयार करिए। आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं आती हैं, जैसा भी हो, एक बार आप उसको लिखिए। दोबारा आप उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें जो भी गलतियाँ होगी उसको आप सही करेंगे। तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपका फ्लो में बन जाएगा। कोई चीज़ इतना जल्दी दिमाग में बैठता भी है और जितना जल्दी बैठेगा उतना जल्दी उतरेगा भी। जब बार बार उसी चीज़ को आप पढ़ेंगे तो चीज़ें देखिए भूलेंगी नहीं, वो फिर आपको एक लाइन के माध्यम से, एक फ्लो के माध्यम से क्या होता है, याद होने लगेगा, है ना। तो चलिए पीओजी गाइड पार्ट 1, सबसे पहले पीओजी गाइड जो हमारा पार्ट 1 है वो 7 सेक्शंस में डिवाइड है। कितने सेक्शंस में डिवाइड है? 7 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा और 2 अभी और हैं। तो जो हमारा पहला सेक्शन है तो उसका नाम है जनरल,
यानी हिंदी में इसको सामान्य बोलते हैं। ये क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 95 तक है। अब बात आ गई कि क्लास क्या होता है। क्लास होता है उस सेक्शन की कड़ी। क्या होता है, जैसे मान लीजिए 7 सेक्शन हो गए, तो पहला सेक्शन हमारा हो गया जनरल। उस सेक्शन में, पहले सेक्शन में क्लास 1 से लेकर क्लास 95 तक उस कड़ी को हमको पढ़ना है। जैसे आप सब टॉपिक्स बोलते हैं, ये बड़ा वाला हमारा टॉपिक हो गया, अब इसके ये सब टॉपिक हो गए, तो इसको हम क्लास भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको हम रूल भी बोलते हैं। दोनों चीज़ें हम बोल सकते हैं, ये रूल भी माना जाता है, ये क्लास भी माना जाता है। तो जो हमारा जनरल है, सामान्य है, सेक्शन नंबर 1, तो 1 नंबर से लेके 95 नंबर तक हमको पढ़ना है। दूसरी चीज़ जो आपका क्लास सेकंड है, सॉरी सेक्शन सेकंड है, उसका नाम है लेटर एंड पार्सल पोस्ट, पत्र डाक और पार्सल डाक। ये आपका आएगा क्लास नंबर, अब 95 तक तो यहाँ हो गया, 96 से स्टार्ट होकर 97 तक है। मतलब लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट को हम कंप्लीट करेंगे तो आपका रूल नंबर या क्लास नंबर 96 से 197 तक आपका आएगा। इसके बाद आपका आता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, सरकारी डाक वस्तुएं। अब वहां पर क्या हुआ, 197 तक हो गया। अब यहां पर 198 से 198 से 208 तक हम पढ़ेंगे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को, क्लास नंबर 198 से 208 तक सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, यानी निषिद्ध डाक वस्तुएं। ये सेक्शन नंबर 4 में है, इसको हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 209 से 208 तक, तो यहां हो गया 209 से 214 क्लास नंबर तक। बात समझ में आ गई। अब आपका आता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी ऑर्डर, एमओ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें पढ़ेंगे क्लास नंबर 215 से लेकर क्लास नंबर 254 या 254 तक। इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो आपका अगला चैप्टर चलेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 6 नंबर पे आता है आपका फिलेटली, यह भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है क्लास नंबर 255 से 255 से 259 तक। लास्ट में आपका आता है सेक्शन नंबर 7 पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी इसमें हम पढ़ेंगे डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा, PLI और RPLI। ये क्लास नंबर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 260 से लेकर 273 तक। इसको भी हम किस में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो कुल मिला के जो हमारा बेसिकली बताने का उद्देश्य ये था सिलेबस में कि POG गाइड पार्ट 1 7 सेक्शन में बटा हुआ है, 7 सेक्शन में। इसमें आपका सेक्शन नंबर 4 तक ही महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीज़ें हम पढ़ेंगे पर अगले आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में उसको बताएंगे। यानी आपका जनरल, लेटर एंड पार्सल पोस्ट, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, प्रोहिबिटेड आर्टिकल, यहाँ तक हमको अच्छे से कवर करना है। और इसके बाद की जो चीज़ें हैं, चाहे वो मनी ऑर्डर हो, चाहे वो PLI हो, चाहे वो फिलेटली हो, इसको हम किस में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो ये चीज़ें देखिए महत्वपूर्ण है। पेपर में कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन ही पूछ लेता है, कि पूछ लेगा फिलेटली किस सेक्शन में है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस सेक्शन में प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स है, निषिद्ध डाक वस्तुएं, ये सेक्शन किस में है। तो आपको ये सब चीज़ें जब बार बार पढ़ेंगे ना तो फिर याद हो जाएगा, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से जो हमारा POG गाइड पार्ट 1 है, तो POG गाइड पार्ट 1 ये आपका क्लास नंबर 1 से लेकर 273 तक है, क्लास नंबर 1 से लेकर 273 तक है। यहाँ तक इसको हमको पढ़ना है।
और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में क्या है, अभी बताए हैं आपको कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल तक हम इसमें पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में पढ़ेंगे। तो क्लास नंबर 209 से 214 तक हमको अच्छे से पढ़ना है, बाकी चीजें हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कवर करेंगे। उम्मीद है ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बेसिक जानकारी कुछ हम आपको देना चाहते हैं, जहां से प्रश्न बनते भी हैं, अगर नहीं भी बनते हैं तो ये आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से, ये आपके डिपार्टमेंट में यदि आप जा रहे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा जानना आपको ज़रूरी होता है, पर यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। सबसे पहले चीज़ तो यही पूछ लेता है कभी कभी कि डीओपी की शुरुआत कब की गई थी। डीओपी मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या इंडिया पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 1854 को डीओपी की शुरुआत की गई थी। इसमें लॉर्ड डलहौजी द्वारा डीओपी की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा डीओपी की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जो उस समय यानी 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे थे। क्या थे वो? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद में थे। दूसरी चीज, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही डीजी, डायरेक्टर जनरल पोस्ट, जो डीजी पोस्ट होता है, उसकी शुरुआत की गई थी। और यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट का भी शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये बहुत बेसिक चीज है ना। थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि जिसको आपको बताना जरूरी है। दूसरा चीज ये पूछता है, वो चीजें तो चलिए ठीक है, हो गया। डाक विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये चीज पूछा जाता है, एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है। और यह भी पूछा जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर डाक भवन नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? डाक भवन नई दिल्ली में है। तो ये बेसिक चीजें हो गया कि आप उसमें जा रहे हैं, विभाग में आप प्रमोट हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, या आप नए पद में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी विभाग के बारे में भी होना चाहिए। अब डीओपी स्ट्रक्चर देखिए, हम लोग शून्य से लेकर शिखर तक चलेंगे, शून्य से लेकर शिखर धवन तक चलेंगे। तो अभी जो हमारा है ये बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, थोड़ा सा आपका लगाव हो जाए डिपार्टमेंट के बारे में, आपको जानने की इच्छा तो जगे, आप इच्छुक तो हो जाएं, थोड़ा सा जिज्ञासा तो बढ़े कि हाँ विभाग में ये भी होता है। अब डीओपी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो डीओपी स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सर्कल में कौन होता है? सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। रीजन में पोस्ट मास्टर जनरल, ये इसके मुखिया होते हैं। सर्कल के मुखिया कौन हो गए? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो गए। रीजन में पोस्ट मास्टर जनरल हो गए, महाप्रबंधक जिसको बोलते हैं। डिवीजन में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ये हो गए, ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। सब डिवीजन में आपके इंस्पेक्टर पोस्ट या एएसपी, असिस्टेंट ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये चीजें हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाह रहे थे कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो सबसे पहले तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या होता है कि आपके केंद्र का है, ये तो सबको पता है। दूसरी चीज क्या होता है कि इसका मुख्य कार्य आपका दिल्ली से संबद्ध होता है, सब कुछ दिल्ली से होता है। वहां पे आपका डीजी पोस्ट भी बैठते हैं, सेक्रेटरी भी वहीं पे मिलते हैं, और जो आपके मंत्री हो गए, मिनिस्टर हो गए, भाई सबसे बड़े तो वही हैं मंत्रालय के। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर इसके आगे थोड़ा सा आइए, फिर हम थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। अभी
अब डीओपी का फंक्शनल यूनिट, इसको समझिए। डीओपी का फंक्शनल यूनिट सेक्रेटरी पोस्ट और डायरेक्टर जनरल पोस्ट के हाथ में होता है। सेक्रेटरी पोस्ट को हम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी उनको बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड भी बोलते हैं। सेक्रेटरी पोस्ट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का सबसे पहले तो क्या होता है, हेड होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण पूरा उन्हीं के हाथ में होता है। दूसरा, चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड के, जो पीएसबी के पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, उसको भी हम सेक्रेटरी का ही पद देते हैं, सेक्रेटरी उनको भी बोला जाता है। फिर दूसरा चीज होता है डीजी पोस्ट। ये बात समझ में आ गई। जो सेक्रेटरी की बात करेगा तो सेक्रेटरी आपका पोस्टल सर्विस बोर्ड का अलग हो गया, और जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो अलग होते हैं, हम आपको अभी आगे बताएंगे। टोटल 23 सर्कल होते हैं। भारत में कितने सर्कल हैं पोस्ट ऑफिस के? 23 सर्कल हैं। इसके अतिरिक्त एक बेस सर्कल भी होता है। इसके अतिरिक्त एक बेस सर्कल भी होता है। अब बेस सर्कल का जब नाम ही आ गया तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। बेस सर्कल क्या होता है कि यह आर्म्ड फोर्सेस या सशस्त्र बलों के लिए होता है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है। इसका नेतृत्व एपीएस का, आर्मी पोस्टल सर्विसेज का ही एक अतिरिक्त महानिदेशक करता है, अतिरिक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो कि मेजर जनरल के पद का होता है। भाई आर्मी में ये सब पद होते हैं, मेजर जनरल, कैप्टन और नायक सूबेदार, ये सब चीजें होती हैं, पद होते हैं ये, तो वो मेजर जनरल के रैंक का होता है। इसमें दूसरी चीज क्या होता है, 75% डाक विभाग के लिए रखे जाते हैं। कितने परसेंट डाक विभाग के लिए रखे जाएंगे? 75%। अब एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडीजे जिसको बोलते हैं, मेजर जनरल के पद का होता है। ये अभी पहले भी बताए थे, यहां पे भी बता रहे हैं। ये पूछता है इसलिए इसको बताया गया है। ये पूछ लिया जाता है कि मेजर जनरल के पद का होता है कि किस पद का होता है, जो एडीजी होता है वो किस पद का होता है, ये पूछा जाता है। अब जब आर्मी पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ ही लिए हैं तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आर्मी पोस्टल सर्विसेज में ये चीजें क्या होती हैं। आर्मी एपीएस का फुल फॉर्म है ये आर्मी पोस्टल सर्विसेज। पहला, ये दो जगह पे होते हैं, 56 एपीओ, इसको 1 सीबीपीओ भी बोलते हैं, जो कि नई दिल्ली में है। दूसरा 99 एपीओ आर्मी पोस्ट ऑफिसेस, इसको 2 सीबीपीओ बोलते हैं, जो कि कोलकाता में है। ये इसका सेंटर पूछा जाता है बार बार, 56 एपीओ कहाँ पे है, 99 एपीओ कहाँ पे है। तो 99 एपीओ कोलकाता में है और 56 एपीओ आपका नई दिल्ली में है। नोट के तौर पर हम यहाँ ही आपको बताना चाह रहे हैं कि एपीएस का जो हेडक्वार्टर होता है वो भी कहाँ पे होता है, नई दिल्ली में ही है ना। तो ये बेसिक चीजें थोड़ा थोड़ा हो गया जो आपको जानना जरूरी था। अगर हम सर्किल ऑफिस की बात करें तो सर्किल ऑफिस दो तरह से कंट्रोल होते हैं। एक पोस्टल डिवीजन होता है, एक आरएमएस डिवीजन। पोस्टल डिवीजन सभी लोगों को पता होगा, आरएमएस डिवीजन भी सभी लोग लगभग जानते होंगे। उसमें आरएमएस से संबंधित जो भी आपका काम होता है, रेलवे मेल सर्विसेज इसको बोलते हैं, आरएमएस को रेलवे मेल सर्विसेज। तो पोस्टल डिवीजन का जो हेड होता है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, अधीक्षक या एएसपी होता है, और आरएमएस डिवीजन का सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज या सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल ये होता है एसआरएम या एसएसआरएम, एसआरएम या एसएसआरएम। बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा सा इनके हम हेड को बताना चाह रहे थे कि सर्किल ऑफिस में ये चीजें भी होती हैं। ये आपका लेटेस्ट का अपडेट है, जो भी आपको डाटा बताया जा रहा है ये आपका लेटेस्ट का है, अभी का है। थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ जनरल चीजें हैं जो आप जान लीजिए। पोस्टल नेटवर्क एट अ ग्लांस, पोस्टल सर्विसेज सर्कल्स कितने हैं? 23। पोस्टल रीजन कितने हैं? 54। पोस्टल डिवीजन कितने हैं? 469।
पोस्टल अकाउंट्स ऑफिसेस कितने हैं? 23। जितने सर्कल हैं उतने अकाउंट ऑफिस भी हो गए। सर्कल स्टैंप डिपोट कितने हैं? 1। पोस्टल स्टोर डिपोट कितने हैं? 26। आरएमएस डिवीजन कितने हैं? 69, पूछा जा चुका है। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? 6, पूछा जा चुका है। पोस्ट ऑफिस टोटल कितने हैं भैया? तो पोस्ट ऑफिस टोटल 1,64,897 पोस्ट ऑफिस भारत में इस समय ऑपरेट हो रहे हैं या कार्य पे हैं, जिसमें रूरल पोस्ट ऑफिसेस कितने हैं? 1,49,164। अर्बन यानी ये ग्रामीण पोस्ट ऑफिस हो गए। अर्बन यानी शहरी पोस्ट ऑफिस 15,823। 10वें नंबर पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, हेड ऑफिस कितने हैं? 810। सब ऑफिस 24,286। ब्रांच ऑफिस 1,39,891। डिलीवरी पोस्ट ऑफिस कितने हैं? 1,57,436। नाइट पोस्ट ऑफिस पूछता है, नाइट पोस्ट ऑफिस कितने हैं इस समय? 130। सॉर्टिंग हब कितने हैं? 94, पूछा जा चुका है। एएमपीसी कितने हैं? बार बार आया है, 2 हैं, मुंबई और चेन्नई में। मुझे पता है ये सब चीज़ें आप जान जाओगे बाद में भी, पर यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में बताना जरूरी था। एवरेज एरिया सर्व्ड बाय या पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पे है? एवरेज जब निकाला गया तो 19.92 वर्ग किलोमीटर, 19.92 वर्ग किलोमीटर में एक पोस्ट ऑफिस पाया गया। अब यहां से थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कुछ हम बताए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पिक्टोरियल स्टैंप कब प्रकाशित हुआ था? 1931 में। फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप की शुरुआत कब की गई थी? 1/7/1852 में। कहाँ पे? सिंडे डॉक में, SCINDE, सिंडे डॉक में। कहाँ पे फर्स्ट पोस्टल स्टैंप की शुरुआत की गई थी? 1/7/1852 में। ये बार बार पूछा गया है। इंडियन पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1/10/1854 को DOP की शुरुआत की गई थी। अभी इसके पहले हम पढ़ भी चुके हैं। फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला पोस्टेज कौन सा था? कब लॉन्च हुआ था? 21/11/1947 को। देश भी उसी समय तो आजाद हुआ था। पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? 15/8/1972 को, पूछा जाता है। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1/8/1986 को। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक POSB कब शुरुआत किया गया था इसका? 1/4/1882 को। प्रोजेक्ट एरो बार बार पूछा गया है, 2008 में शुरुआत किया गया था। IPPB भी पूछा जा चुका है, 2013 में। रायपुर और रांची से इसका संचालन हुआ था 2013 में। PLI की शुरुआत कब की गई थी? बहुत बार पूछा गया है, 1 फरवरी 1884 को। RPLI की कब की गई थी? 24 मार्च 1995 को। बार बार पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, केवल सन पूछ लेता है और कभी कभी वो डेट के साथ में पूछ लेता है, तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट कब शुरुआत किया गया था? 1/8/1965 को। इसके बारे में हम आगे बताएंगे भी, इसका विधिवत पढ़ेंगे। चिल्ड्रन पॉलिसी 20 जनवरी 2016 को। गंगा जल सर्विस 2016 को। अब यहाँ से जो थोड़ा सा आगे आएगा, ये चीज़ें बहुत पूछा गया है। ATM, पोस्ट ऑफिस का ATM कब स्टार्ट हुआ था? 31/12/2016 को। मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत कब की गई थी? 15/10/2019 को। डाक पे से UPI का शुरुआत कब किया गया था? 15 दिसंबर 2020 को। ई पोस्ट सर्विसेज की शुरुआत 30 जनवरी 2004 को। अटल पेंशन योजना पूछा जा चुका है, 1/6/2015 को। EIPO, इलेक्ट्रॉनिक IPO की शुरुआत 22/5/2013 को इसकी शुरुआत किया गया था। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए जो थोड़ा सा बताना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब इसको आप थोड़ा सा जब आगे जाएंगे ना, सिलेबस में पढ़ेंगे, तो आपको ये डेट याद आएगा कि ये डेट हमारे द्वारा बताया गया था। ये तो हो गया भैया आपका DOP का बेसिक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बेसिक जानकारी हो गई।
अब यहां से आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 1, जिसको हम बताए थे, क्या नाम था उसका, जनरल। ये पीओजी गाइड पार्ट 1 का पहला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहां से हमारा क्लास स्टार्ट होगा, यहां से हमारा रूल स्टार्ट होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक का गठन। तो क्लास 1 में आते हैं। क्लास 1 अब स्टार्ट हो गया आपका, अब बेसिक खत्म। आ जाइए भैया, क्लास 1 में हम पढ़ेंगे कंट्रोल यानी नियंत्रण के बारे में जानेंगे, किसके हाथ में कंट्रोल होता है, कौन क्या नियंत्रण करता है, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह यहाँ पे पढ़ेंगे। तो डीओपी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो हम पीछे पढ़े हैं कि सेक्रेटरी के हाथ में होता है, और दूसरी चीज़ डीजी के हाथ में भी होता है। परंतु यदि ऑप्शन में मान लीजिए दोनों चीज़ें दे देता है तो आपको डीजी को फाइनल सेलेक्ट करना है, आपको डीजी पे ही सर्कल करके आना है। अब डीओपी का अपेक्स बॉडी या पोस्टल सर्विस बोर्ड, हाँ अब यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए। पोस्टल सर्विस बोर्ड, जो हम सेक्रेटरी की बात कर रहे थे, पीछे आपका सेक्रेटरी की बात किए थे ना, सेक्रेटरी का चर्चा चाले तो सेक्रेटरी यहां पे दो तरह के थे। पोस्टल सर्विस बोर्ड के पीएसबी, पोस्टल सर्विस बोर्ड के सेक्रेटरी अलग हैं, और आपके जो सेक्रेटरी डाक के हैं वो अलग है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, दो सेक्रेटरी हैं, एक पोस्टल सर्विस बोर्ड के और एक आपका जिसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं वो सेक्रेटरी हैं। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड में थोड़ा सा आप पहले ये ध्यान से गंभीर होकर समझिएगा, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं इस समय डॉक्टर सचिन मित्तल जी हैं, ये पोस्टल सर्विस बोर्ड यानी पीएसबी के सेक्रेटरी हो गए। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्री इस समय आपके कौन हैं, ज्योतिरादित्य एम माधवराज सिंधिया जी हैं। अब ये आपके संचार मंत्री हो गए, तो दूसरा स्वतंत्र में राज्य मंत्री भी कोई होगा। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, राज्य मंत्री कौन है, आपके डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासनी, ये आपके स्वतंत्र राज्य मंत्री हो गए। यहाँ से दो तीन चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है कि इस समय दूरसंचार विभाग के या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो गए। राज्य मंत्री कौन है, तो ए डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासनी, ये आपके कौन हो गए, राज्य मंत्री हो गए। पोस्टल सर्विस बोर्ड के सेक्रेटरी का नाम नहीं आता है, हाँ सेक्रेटरी का नाम कभी कभी पूछ लेता है। तो सेक्रेटरी इस समय चेयरपर्सन जिसको बोलते हैं या अध्यक्ष सचिव बोलते हैं, विनीता कौल जी हैं, वंदिता कौल। कौन है, वंदिता कौल, यही आपके आईपीपीबी के भी हैं, चलिए आगे बताएंगे फिर उनको। डीजी जिनको हम महानिदेशक डाक बोलते हैं, रीता पासी जी हैं। एडीजी को आपको सर्च करना है, इसको हम होमवर्क में दे रहे हैं, थोड़ा सा नहीं बनेगा तो बताइएगा एडीजी इस समय कौन है। ये करंट का बिल्कुल लेटेस्ट है। ये हो गए, कौन कौन हो गए, चलिए देख लीजिए, सेक्रेटरी हो गए, डीजी हो गए, एडीजी हो गए, और चौथे नंबर पे यही चीज, ये सब मिलकर हमारे पोस्टल सर्विस बोर्ड को बनाते हैं, चलाते हैं उसको। चौथे नंबर पे दिया गया है एएसएफए यानी अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त सचिव और फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ये कौन है, पार्था सारथी दास इनका नाम है, जो इस समय पर एएसएफए के पद पर विराजमान है, पार्था सारथी दास। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं 6 मेंबर की। भाई ये चार चीजें तो वो हो गए, अब यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या दिया गया है कि इसके मेंबर भी हैं। 6 मेंबर हैं, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे दिया गया है ट्रिपल पी हॉट। ये थोड़ा सा याद करने का एक नॉर्मल तरीका है। 3 नाम आपके पी से रहेंगे, ये आपका ओ से रहेगा, ये टी से रहेगा, एक और है। तो ऑपरेशंस 6 मेंबर कौन से हो गए, ऑपरेशंस इसमें हरप्रीत सिंह जी हैं, इसको संचालक बोलते हैं। टेक्नोलॉजी तकनीकी में सुब्रत दास जी हैं।
पर्सनल कार्मिक में मंजू कुमार हैं। बैंकिंग एंड डीबीटी का थोड़ा सा आपको पता करना है, इसको भी होमवर्क में हम दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। वो इसलिए छोड़ा गया है कि आप उसमें जब सर्च करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ ऐसी मिलेंगी जिसको आप ऑलरेडी देखेंगे ही देखेंगे, इसलिए हम उसको छोड़े हैं। 5वें नंबर पे प्लानिंग एंड एचआरडी का ये आपका अनुला है, अनुला कुमार, ANULA, अनुला कुमार हैं, इनको योजना अधिकारी बोलते हैं। पीएलआई में जितेंद्र गुप्ता जी हैं, इनको चेयरमैन पीएलआई ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड भी बोलते हैं, जितेंद्र गुप्ता जी हैं। तो ये हो गया हमारा पोस्टल सर्विस बोर्ड, जिसको हम पीएसबी बोलते हैं। ये डीओपी का एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च निकाय है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। यहीं से विभाग की शुरुआत होती है। भाई कहाँ से होगी? यहीं से तो शुरुआत होती है। आपके मंत्री हो गए, फिर राज्य मंत्री हो गए, फिर सेक्रेटरी हो गए, फिर डीजी हो गए, फिर एडीजी हो गए, फिर और सलाहकार हो गए, फिर 6 मेंबर हो गए। ये मेन चीज़ें हैं जो हमारे राज्य से बाहर कार्य कर रहे हैं। मतलब कि यदि हम अगर आपके उत्तर प्रदेश में हैं तो ये हमारे यूपी से बाहर, ये दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। इनका कार्यस्थल कहाँ पे हो जाता है? दिल्ली में। अब जो हमारे राज्य के अंदर रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हो गए, अब आपके आएंगे CPMG, PMG, SP, SSP, SDI। अब ये सब अधिकारी आपके इसके अंदर काम करेंगे। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा होता है, हर पद एक दूसरे से जुड़ा होता है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से जब समझेंगे ना, तो आपको आगे वाला जब हम चीज पढ़ाएंगे दूसरे क्लास में, तो वो चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। तो सबसे पहले जान तो लीजिए, हमारा बताने का उद्देश्य यही था। ये आपका पेड़ हो गया, तो आपको जानना चाहिए ना कि जड़ कौन सा है, तना कौन सा है, कली कौन सा है, फूल कौन सा है, फल कौन सा है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको आगे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आपका जगेगा इसमें। अब बहुत छोटा सा चर्चा करना चाहेंगे कि आईपीपीबी के जो चेयरमैन हैं उस समय कौन है। तो आईपीपीबी के चेयरमैन वंदिता कौल जी हैं। वंदिता कौल कौन थे? अभी बताया था, ये सेक्रेटरी के पद पर हैं। ये ही क्या है? आईपीपीबी के अभी विभाग यही देख रही हैं। आईपीपीबी के एमडी और सीईओ कौन हैं? आर विश्वेश्वरामन। ये आपके हो गए कौन? आईपीपीबी के एमडी सीईओ आर विश्वेश्वरम, है ना। तो ये आपका करंट का डाटा दिया गया है, ये पुराना नहीं है, ये करंट का डाटा है। ये चीजें चेंज भी होती रहती हैं, पद नहीं चेंज होते हैं, पद में रहने वाले चेंज होते रहते हैं। अभी हम इसके पहले थोड़ा सा चर्चा किए थे कि परमानेंट इनवाइटी भी एक परमानेंट इनवाइटी भी होता है, जो अपेक्स बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको हम ASFA के नाम से जाने थे, पीछे अभी पढ़ चुके हैं। तो ये एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है, यानी पार्था सारथी दास जी हैं, ये भी एक एपेक्स बॉडी के बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है विभाग में। बोर्ड को निदेशालय के एक वरिष्ठ स्टाफ द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। बोर्ड के सचिव के रूप में, जो अभी हम बताए हैं कि पोस्टल सर्विस बोर्ड के पीएसबी के क्या होते हैं, एक सेक्रेटरी भी होते हैं, उनका नाम भी बताए हैं। उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उप महानिदेशक, निदेशक और सहायक महानिदेशक मुख्यालय के बोर्ड के लिए आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ये आवश्यक कार्यात्मक सहायता बोर्ड के लिए ये प्रदान करते हैं। ये हो गया भैया आपका पूरा एक विभाग का हम संरचना आपको बता दिए हैं कि पहले मंत्री होंगे, फिर राज्य मंत्री होंगे, फिर सेक्रेटरी होंगे, फिर पोस्टल सर्विस बोर्ड होगा। पोस्टल सर्विस बोर्ड में आपका सेक्रेटरी हो गए, डीजी पोस्ट होगा, एडीजी पोस्ट होगा, फिर इसके बाद आपके 4 मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर हो गए, वो होंगे। तो ये सब चीज़ें मिलकर फिर आपका यहाँ पे आएंगे राज्य में, तो CPMG होगा, फिर आपका PMG होगा, फिर आपका SP SSP होगा, फिर SDI होंगे, है ना। फिर आपका PASA, ये सब बहुत छोटे पोस्ट फिर हो जाते हैं। PASA हो गया, फिर पोस्टमैन होंगे, फिर MTS होंगे, तब GDS होंगे।
तो ये एक लिंक के द्वारा हम लोग एक जुड़े हुए होते हैं, जिससे विभाग को हम लोग क्या देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो हमारे 23 सर्कल हैं, कितने सर्कल हैं, 23 सर्कल हैं। तो उस सर्कल का, प्रत्येक सर्कल का आप नाम जानेंगे, उसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं वो जानेंगे। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि उस सर्कल में कौन कौन से राज्य, भाई क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक सर्कल में 2-3 राज्यों को इकट्ठा कर दिया जाता है, और उन सब का मुख्यालय कहाँ पे होगा, ये चीज़ हम मैप के माध्यम से या नक्शे के माध्यम से भी समझेंगे। इसका हम बेसिक डाटा आपको आगे देंगे। यहाँ पे आगे आपको लिखा हुआ है, देखिए, ये सर्कल अधिकार क्षेत्र और मुख्यालय, ये सब चीज़ें अलग से आपको मिलेगा, बशर्ते हम मैप के माध्यम से आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए हम इसको ऐसा करके बता रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये पहले नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। शुरू में लगभग 12-13 जो सर्कल का नाम हम आपको बताऊंगा, तो ये आपके उसी राज्य के राजधानी के नाम पर या उस राज्य के कैपिटल के नाम पर ही सर्कल का हेडक्वार्टर बनाया गया है, और उसी राज्य प्रशासनिक क्षेत्र उनका सिंगल ही है, वो किसी दूसरे राज्य के साथ साझा नहीं करते हैं। जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का क्या हो गया, हेडक्वार्टर श्रीनगर, और इसमें केवल जम्मू कश्मीर बसाएगा, ये आपका हो गया पहला। दूसरे नंबर पे आइए, लद्दाख भी इसी में है, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर का ही है। जम्मू कश्मीर का ये पूरा एरिया हो गया, पहला सर्कल ये हो गया। दूसरा सर्कल आपका ये एरिया हो जाता है हिमाचल प्रदेश का, ये दूसरा नंबर लिखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कहाँ पे है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार केवल हिमाचल प्रदेश ही रखता है, दूसरा नहीं है कोई राज्य। ये राजधानी पर बना हुआ है हेडक्वार्टर, शिमला। तीसरा नंबर पे आपका आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड भी इसी तरह से प्रशासनिक क्षेत्राधिकार जो रखेगा वो केवल अपने राज्य का ही रखता है, उत्तराखंड का ही। उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून, इसके राज्य के कैपिटल पे ही इसकी राजधानी, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। चौथे नंबर पे आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश का ही है, दूसरे राज्य का नहीं है। उत्तर प्रदेश का देखिए, ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ऐसे करके इधर से घूमा हुआ ऐसे ऐसे करके ये गया, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जो कि इसके कैपिटल पे बनाया गया है। 5वें नंबर पे इसी से सटा हुआ आपका बिहार है। इसका मैप देखिए, ऐसा कुछ बना हुआ है, ये हो गया आपका बिहार। बिहार में क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार केवल बिहार का है। इसकी राजधानी कहाँ पे है, पटना, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, पटना में है। फिर 6वें नंबर पे आपका आता है झारखंड। झारखंड का प्रशासनिक क्षेत्र केवल झारखंड का है। अभी सब सिंगल नाम वाले चल रहे हैं भाई, वही सर्कल का नाम है, वही उसका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है, और जो सर्कल का हेडक्वार्टर है वो उस राज्य के कैपिटल पे या उस राज्य के राजधानी पे बनाया गया है। 7वें नंबर पे झारखंड का हो गया। झारखंड का झारखंड बसी है और इसकी राजधानी रांची है, इसलिए यहां पर रांची को क्या किया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया है। 7वें नंबर पे हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा भी ओडिशा बस है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार केवल ओडिशा है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है, भुवनेश्वर बना दिया गया है। ये देखिए, ओडिशा बड़ा सा है, ओडिशा बड़ा है, छोटा नहीं है, ये पूरा इतना यहाँ तक कवर करेगा। फिर इसके बाद 7वां नंबर हो गया आपका। 8वां नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बिल्कुल बगल में दबा हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बस है, इसको हम सीजी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका राजधानी रायपुर है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना दिया गया, रायपुर में। बात समझ में आ रही है, इससे थोड़ा क्या आसान हो जाता है याद करना। 9वें नंबर पे यहाँ पे देखिए तेलंगाना। छत्तीसगढ़ का देखिए नक्शा भी बड़ा सा है, तेलंगाना ये इसका रहा, तेलंगाना का ये मैप हो गया, ये इतना।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ रख दिया गया है, हैदराबाद में। और तेलंगाना का जो क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है वो केवल तेलंगाना राज्य बस का है, दूसरा इसमें नहीं है। 10वें नंबर पे आते हैं, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे जब तो कर्नाटका की बात करेंगे। कर्नाटका का क्षेत्राधिकार केवल कर्नाटका बस का है, इसकी राजधानी बेंगलुरु है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रख दिया गया है, बेंगलुरु में। अभी तो केवल वो चीज़ें चल रही हैं जो राज्य के नाम पर ही उसका जहाँ पे हेडक्वार्टर बना हुआ है वही उसका क्या है, राजधानी पे हेडक्वार्टर बना दिए गए, और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी केवल उसी सर्कल बस का है, मतलब दूसरा राज्य कोई उसमें नहीं है अभी। 10 नंबर पे हो गया कर्नाटका। 11 नंबर पे आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश। कहाँ पे है मध्य प्रदेश, ये रहा भैया बीच में घुसा हुआ है, ये आपका हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश ही आता है, दूसरा कोई राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश के हेडक्वार्टर को कहाँ बना दिया गया, भोपाल में। अब 12वें नंबर पे आपका आता है राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे है, ये इसका मैप आपको दिख रहा होगा। राजस्थान केवल राजस्थान बस ही है, दूसरा उसके साथ में कोई नहीं है। राजस्थान का राजधानी कहाँ पे था, जयपुर में, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना दिया गया, जयपुर में। अब आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में आएंगे तो हम बात करेंगे नई दिल्ली की। ये इतना छोटा सा है, ये आपका हो गया दिल्ली, दिल्ली सर्कल हो गया। दिल्ली सर्कल का दिल्ली बस आता है और इसका राजधानी क्या है, नई दिल्ली, सॉरी ये खुद ही राजधानी है, इसमें क्या, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली को क्या किया गया, इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया है ना। ये हो गया 13 नंबर पे। 14 नंबर पे यहां पे देखिए दिया गया है हरियाणा। ये देखिए यहां पे हरियाणा का जो क्षेत्र है ये आपका हो गया, हम बता रहे हैं अभी, ये दिल्ली से लगा हुआ ऐसे, ये आपका हो गया हरियाणा 14 नंबर पे। और हरियाणा का जो राजधानी है, पंजाब और हरियाणा दोनों जगह की राजधानी चंडीगढ़ है, पर हरियाणा का जो मुख्यालय है वो अंबाला कैंट है। कहाँ पे है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या अंबाला बस दे देता है, कभी कभी अंबाला कैंट पूरा लिखा रहता है। तो हरियाणा का हेडक्वार्टर अंबाला कैंट है और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार इसमें केवल हरियाणा बस का है। अब आते हैं 15 नंबर पे। अब थोड़ा सा और गंभीर होकर ध्यान दीजिएगा, अब अलग अलग आएंगे। 15 नंबर पे हम चर्चा करेंगे पंजाब की। किसकी चर्चा करेंगे, पंजाब की। ये आपका हरियाणा से लगा हुआ है, ये हो गया आपका पंजाब। तो जो पंजाब सर्किल है, तो पंजाब सर्किल में प्रशासनिक जो क्षेत्राधिकार इसका है वो पंजाब और चंडीगढ़ दोनों का है। भाई बात को ध्यान से समझिएगा, हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहाँ पे है, चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ क्या है, अब पंजाब में आ गया। इसमें विभाग ने क्या किया कि पंजाब को अलग किया, पंजाब में 2 हो गए, पंजाब और चंडीगढ़, और इसका जो हेडक्वार्टर बना दिया गया वो कहाँ पे बना दिया गया है, चंडीगढ़ में। पंजाब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है, पंजाब और चंडीगढ़ दोनों इसी में है। बात समझ में आ गई। तो इसमें कितने हो गए, इसमें 2 चीजें हो गई, चंडीगढ़ और पंजाब, सॉरी चंडीगढ़ और पंजाब। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको अब याद करके रखिएगा कि पंजाब सर्किल में 2 चीजें आएंगी, पंजाब और चंडीगढ़, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, चंडीगढ़ में। 16 नंबर पे आते हैं असम में। कहां आते हैं, असम में। असम किधर है, इधर साइड ना ढूंढिएगा, उधर नहीं है, असम को ढूंढिए यहां पे, ये रहा आपका असम। 16 नंबर पे असम की चर्चा करेंगे। ये पूरा असम का एरिया है। असम का जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी में है ना। वैसे असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं होती, असम की राजधानी क्या होती है, भुवनेश्वर होती है, मगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी में बनाया गया है।
और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार केवल असम बस का है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व क्षेत्र का। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र है, सबसे पहले तो हम बता दें कि इसमें 6 राज्यों को मिला के बनाया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कितने राज्यों को मिला के बनाया गया है? 6 राज्यों को मिला के बनाया गया है। ये देखिए 6 यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसमें से आपका ऐसे घूम के आते बताते हैं। इसमें आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश पहला। दूसरा हो गया आपका नागालैंड, यहाँ पे देखिए ये ऐसे बना हुआ है नागालैंड दूसरा। तीसरा हो गया आपका मणिपुर, ये। चौथा हो गया आपका मिजोरम, ये। पांचवा हो गया आपका त्रिपुरा, ये। छठवां हो गया आपका मेघालय। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी एरिया का सर्किल बनाया गया है, नॉर्थ ईस्ट सर्कल जो बनाया गया है, वो 6 राज्यों को मिला के बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। बात को समझिएगा, ठीक है। पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे बनाया गया है? शिलांग में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? शिलांग में। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी में कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो गए। इसकी राजधानी क्या? शिलांग किसकी राजधानी है? उसी पे बनाया गया है ना। उसको देख लीजिएगा, बाकी नहीं बनेगा तो बताइएगा कि शिलांग किसकी राजधानी है। बता दें अभी, ठीक है। अब इशारा कर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। ये हो गया आपका 17 नंबर पे उत्तर पूर्वी एरिया। अब आता है आपका 18 नंबर। 18 नंबर पे हम बात करेंगे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की। किसकी बात करेंगे? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल ये आपका हो गया, देखिए पश्चिम बंगाल का एरिया कितना बड़ा जाएगा। वैसे तो पश्चिम बंगाल इतना ही है, इतना पश्चिम बंगाल का एरिया हो गया। पर ये क्या करता है कि पश्चिम बंगाल अपने साथ में सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी रखता है। सिक्किम आपका कौन सा हो गया? ये हो गया। इतना पूरा एरिया ले लिया पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका इधर साइड पड़ता है, उधर नहीं है ना। ये समुद्र के अंदर है, इधर साइड आपका। यहाँ से ये द्वीप समूह है, एक आइलैंड की तरह इसको मानते हैं, आइलैंड ही है। यहाँ से ऐसे जाते हैं, है ना। तो पश्चिम बंगाल में कितने हो गए? पश्चिम बंगाल खुद ही है, सिक्किम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे बना है? कलकत्ता में। 19 नंबर पे आते हैं आंध्र प्रदेश। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर साइड इधर ही कंफ्यूजन होता है, उधर तो बहुत आसान है। अब सब कंफ्यूजन वाले हैं। आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्राधिकार है वो आंध्र प्रदेश का तो है ही। देख लीजिए आंध्र प्रदेश कहाँ से स्टार्ट है। ये पूरा आंध्र प्रदेश हो गया। ये ऐसे घूम के जाएंगे, ये आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश का तो है ही। दूसरी चीज इसमें यनम का भी है। यनम कहाँ पे है? ये यनम छोटा सा है, ये एनम है जो पांडिचेरी के अंतर्गत आता है। ये कंफ्यूजन वाला कई बार पूछा जा चुका है। तो आंध्र प्रदेश में यनम, पांडिचेरी का यनम और आंध्र प्रदेश 2 मिलाकर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, पर यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर क्या बनाया गया है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। क्या हेडक्वार्टर बनाया गया है? विजयवाड़ा। तो आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर विजयवाड़ा है। और आंध्र प्रदेश में 2 चीजें हैं, आंध्र प्रदेश खुद और दूसरा यनम जो कि पांडिचेरी का है। 20 नंबर पे आते हैं। ये रहा आपका 20 नंबर तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की जान लीजिए, ये हिस्सा हो गया तमिलनाडु। ये सब दक्षिण भारत के हैं। तमिलनाडु में तमिलनाडु आएगा और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? पांडुचेरी। अभी पांडुचेरी हम बताए हैं ना कि तमिलनाडु आएगा और पांडुचेरी आएगा, ये चीज आएगा।
जैसे वहां पे क्या था, पंजाब के साथ में कौन सा आ गया, चंडीगढ़ आ गया भैया, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिए गए, चंडीगढ़ बना दिए। उसी तरह से तमिलनाडु में तमिलनाडु आएगा और पांडुचेरी आएगा। यनम ना लिख देना उसमें, यनम पूछ लिए किसके सर्किल क्षेत्राधिकार में है तो आप उसमें टिक कर देंगे, अरे नमवा तो यहाँ दिखा था, यह कुटकुटा हुआ दिखा था यहाँ पे, वो तो आंध्र प्रदेशवा के बाउंड्री पे था। तो ऐसा करते हैं कि पांडुचेरी को कहाँ पे टिक लगा देते हैं, आंध्र प्रदेश में, और जब आंसरवा में कॉपी चेक होगा तो वो सीधे से फाड़ देगा, गलत कर देगा, और ससुरा क्या कर दिया हो। ऐसा नहीं करिएगा, ध्यान से। इसीलिए हम इसको मैप से समझा रहे हैं, इतना काहे माथा पच्ची करते, हम भी तो ऐसे बता देते ना जैसे सब लोग बताते हैं। तो मैप में समझाने का मकसद मेरा यही था कि एक एक चीज आपके बारीकी से बारीकी चीज आपके दिमाग में घुसे, और घुसे कैसे, जहां गलती होती है वही चीज को तो हमको फोकस करना है। वही तो सब बता लेगा, वो बउरवा होगा वो भी बता लेगा कि अरे भोपाल का क्या है, सॉरी मध्य प्रदेश का क्या है क्षेत्राधिकार, क्या आता है, मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर क्या है, तो भोपाल सब बता लेगा। बिहार का बताइए तो बिहार का तो पटना ही है, राजधानी पे रख दिया। मेन कंफ्यूजन तो यहां पे होता है। अब एक बार और बात समझिएगा, जो आंध्र प्रदेश का भी हम बताए हैं, तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश के साथ में यनम है, जो कि किसका हिस्सा है, पांडुचेरी का। यनम है, पांडुचेरी नहीं है इसके अंदर। आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश और यनम बस है, पांडुचेरी नहीं है। तमिलनाडु में तमिलनाडु और पांडुचेरी है, तमिलनाडु और पांडुचेरी है। यनम को छोड़कर, यनम तो आपका किस में चला गया, आंध्र प्रदेश में चला गया, और तमिलनाडु वाला क्या किया, पांडुचेरी को केवल लिया है। किसको लिया है, पांडुचेरी को लिया है। पांडुचेरी दो जगह पे है, एक आपका यनम पांडुचेरी इधर हो गया, एक माहे पांडुचेरी यहां भी है, ध्यान से समझिएगा। तो तमिलनाडु में क्या आ गया, तमिलनाडु और पांडुचेरी, और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, राजधानी चेन्नई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे बना दिए, चेन्नई में बना दिए। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, फिर गला फाड़ू एक बार, बात समझ में आ गई। तो ये चीज है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि यनम्बा जो है, यनम्बा अलग है, माहे अलग है, पांडुचेरी अलग है। पांडुचेरी दो जगह है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। पांडुचेरी किस में चला गया, तमिलनाडु में घुस गया। यनम किस में चला गया, आंध्र प्रदेश में चला गया। माहे किस में चला गया, भाई माहे भी तो है ना, माहे अब चला जाएगा आपके केरल में, वो केरलवा के पास में है, इसलिए केरल चला गया। तमिलनाडु का क्या किया, दोनों को खींच लिया, पांडुचेरिया को यहां से भी खींच लिया, पांडुचेरी को यहां से भी खींच लिया। और यनम कहां चला गया, आंध्र प्रदेश में। माहे कहां चला गया, केरल में। अब बात समझ में आ गई। ये कंफ्यूजन होता है, ये बहुत बड़े बड़े पढ़ाकुओं को हो जाता है कंफ्यूजन, मगर टेंशन ना लीजिए, आप पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस के साथ में हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। तो इतना चीज समझ में आ गया। अब हम बताते हैं आपको केरल का। केरल कहाँ पे है, ये देखिए, ये हिस्सा आपका केरल का हो गया। ये सब समुद्र तट से लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। केरल में कौन कौन से हो गए आपके, केरल, दूसरा चीज लक्षद्वीप आइलैंड है, ये हो गया, केरल में आएगा। ये ना सोचिएगा कि ये इधर साइड महाराष्ट्र के साथ में है तो इसको उसमें जोड़ दें, नहीं, ये आपका केरल में आएगा, लक्षद्वीप और केरल। तीसरा माहे, पांडुचेरी का कौन सा हिस्सा, माहे। तीन चीजें इसमें आ गई। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, तिरुवनंतपुरम में। तो केरला, लक्षद्वीप, माहे पांडुचेरी का, ये तीन चीजें किस में आ गया, केरला में। बात समझ में आ गई, ये हो गया केरला सर्किल के। अब इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। 22 नंबर पे ये हो गया आपका महाराष्ट्र का मैप। याहे माहे जो न करवा दे पेपर में, छोटी छोटी चीजें गलत करेंगे यार, वही तो फिर बाद में भुगतना पड़ता है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा होता है, महाराष्ट्र में आपका महाराष्ट्र स्वयं हो गया, और दूसरा चीज गोवा हो गया। जो गोवा ये छोटा सा भाग है, ये महाराष्ट्र में चला गया है, महाराष्ट्र के सर्किल में इसको घुसेड़ दिया गया विभाग द्वारा। सोचा छोटा सा है तो कहाँ पे रखें, वैसे यहाँ पे भी रख सकते थे,
कर्नाटका में भी यहाँ पे ना घुसेड़ के वो महाराष्ट्र में घुसेड़ दिया। वो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र है और गोवा है, दो है, और इसका राजधानी क्या है, बम्बई है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या बन गया, हेडक्वार्टर बॉम्बे बन गया। अब आइए 23 नंबर पे आते हैं, गुजरात में। ये गुजरात का मैप हो गया। गुजरात में कौन कौन सा है, गुजरात है, दादर नगर हवेली है और दमन एवं द्वीप है। तो तीन चीज़ें इसमें हो गई गुजरात में, दादर नगर हवेली दमन द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये छोटा सा आइलैंड ही है, ये समुद्र से लगा हुआ है। ये सब चीज़ें जो नीला नीला दिख रहा है ये समुद्री इलाका है। तो ये चीज़ें हो गया। तो अब उम्मीद है कि गुजरात का देखिए, गुजरात का राजधानी क्या है, श्रीनगर है, सॉरी गांधीनगर है, पर यहाँ पे जो गुजरात का सर्किल हेडक्वार्टर रखा गया है वो अहमदाबाद रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, अहमदाबाद। इसको ध्यान में रखे रहिएगा, है ना, गांधीनगर में टिक ना करिएगा। इसका हो गया अहमदाबाद। तो ये चीज़ें हैं। तो कन्फ्यूजन वाला यही चीज़ें आता है, पूछ लेगा दादर नगर हवेली किस सर्किल में आता है, माहे किस सर्किल में आता है, यनम किस सर्किल में आता है, और गोवा किस सर्किल में आता है, और आपका लक्षद्वीप किस सर्किल में आता है। यही सब चीज़ें, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा नहीं आता है। भाई ज़्यादातर राज्य राजधानी पे जो 14-15 शुरू में बताए हैं सर्किल, वो तो सबसे बन जाएंगे। मेन कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। तो यही चीज़ को हम केवल मैप से आपको बताना चाह रहे थे कि कितना आसान है चीज़ों को याद रखना। आप वैसे पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मैप से पढ़ेंगे ज़िंदगी भर नहीं पढ़ेंगे। अरे इसको छोड़िए, जब जीके आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे, कितना आसानी से सब चीज़ें याद हो गया। तो ये हो गया आपका सर्कल अधिकार क्षेत्र और उसके मुख्यालय, है ना, हेडक्वार्टर कौन कहाँ पे है, ये सब चीज़ें देखिए हम आपको बता दिए हैं। आप इसको अच्छे से करिएगा, ये आपका पहला क्लास है और अच्छे से पढ़िएगा। नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा। एक चीज़ और है, अब हमारे पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस को, जिसमें आप क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम ये बोलते कि यदि आपको सच्चे भक्त हैं, राम के सच्चे भक्त हैं इनके, तो आप उनकी कसम सब्सक्राइब करिए, ऐसा नहीं फेसबुक में हमारा आता रहता है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आपका ही फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें हम जब जनरल पोस्ट में ऐड में भेजते हैं तो वो चीज़ें आपको तुरंत मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन उसका आता है। बाकी हमारे ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।